काफ़ी तेज़ होती है। रेंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट अगर आप चलाएं एज कंपेयर टू बाकी जो क्विक सॉर्ट्स हैं, बाकी जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, तो ऑन एवरेज ये काफ़ी तेज़ चलती है। आज हम इंशाल्लाह एक डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे विच इज़ कॉल्ड अ बाइनरी हीप। और उसको पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि इस डेटा स्ट्रक्चर के क्या फ़ायदे हैं और इस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए भी हम एलिमेंट्स की सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर गोल सॉर्टिंग हो, सिर्फ और सिर्फ सॉर्टिंग हो, तो फिर गालिबन सॉर्टिंग के कई और एल्गोरिदम्स भी हैं। लेकिन ये जो डेटा स्ट्रक्चर मैं आज आपको पढ़ाने जाऊँगा, बाइनरी हीप, उसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। यानी उससे आप प्रायोरिटी क्यू भी बना सकते हैं, और वंस के आपने प्रायोरिटी क्यू बना लिया, हीप बिल्ड कर ली, then you can sort also from that data structure onwards. So if you have no question, then I will continue. No question? Are you listening to me? सर एक क्वेश्चन था मेरा सर। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। सर ये जो हमारा जो क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम है, इसको हम मर्ज सॉर्ट में प्रेफर करना चाहिए अगर हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो? देखें, ये डिपेंड करता है कि मर्ज सॉर्ट के अपने बेनिफिट्स हैं और क्विक सॉर्ट के अपने बेनिफिट्स हैं। मैं एक बेनिफिट मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ। मर्ज सॉर्ट को पैरेलल किया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा सकता है। आपके पास बहुत ज़्यादा का डेटा हो तो आप उनको पैरेलल, यानी अगर आप पैरेलल कंप्यूटिंग करें मल्टीपल मशीन्स के ऊपर या मल्टीपल कोर्स के ऊपर, अगर आप डेटा के कुछ चंक्स जो हैं वो मर्ज करना शुरू कर दें सॉर्ट करते हुए, तो वो इंडिपेंडेंटली हो सकता है। क्विक सॉर्ट नहीं हो सकता। क्विक सॉर्ट को देयर इज नो स्ट्रेट फॉरवर्ड वे, क्विक सॉर्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उसको पैरेलल कर दें, एक बात। दूसरा ये कि मर्ज सॉर्ट स्टेबल सॉर्ट है। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होता है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टेबल अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास एलिमेंट्स हों 2, 3, 4, 2, 7, 1। लेट्स से ये मेरे पास एक अरे है एलिमेंट्स की, मैं कॉमा से सेपरेट कर देता हूँ। अब इस 2 को मैं कह देता हूँ 2A और इस 2 को मैं कह देता हूँ 2B। अब अगर मैं सॉर्टिंग करूंगा तो इसकी सॉर्टिंग ये बनती है। यस? An algorithm is called stable. Sorting algorithm is called stable sorting algorithm. अगर दो इनपुट्स एक जैसी हों, दो नंबर्स एक जैसे हों, तो सॉर्टिंग करते वक्त वो उस नंबर को पहले लिखे या पहले रखे जो इनपुट अरे में भी पहले आया था। यानी इनपुट अरे में कौन सा 2 पहले था, जब मैंने इस पोजीशन पे 2 को प्लेस करना है, लेकिन कौन सा 2, ये वाला 2 या ये वाला 2। सो इनपुट में जो 2 पहले था, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में भी वो पहले हो, इस तरह का एल्गोरिदम जो ये ख्याल रखता है कि जहां कहीं टाई आएगी वहां पे आई विल प्रेफर जो इनपुट में पहले आया था, तो इस तरह का एल्गोरिदम इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट इज अ स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, क्विक सॉर्ट इज नॉट। कई सिचुएशंस में आपको स्टेबल सॉर्टिंग चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे ये जो नंबर्स हैं ये रिकॉर्ड के सेल वैल्यूज हो सकती हैं। यानी एक बंदे ने आपसे कोई आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से या आपके आउटलेट से या जो भी आपका बिजनेस है उससे कुछ प्रोडक्ट्स उसने खरीदी और ये उसकी टोटल सेल वैल्यू है। अब फर्ज करें आप सेल वैल्यू के लिहाज से सारे रिकॉर्ड्स को या सारे कस्टमर्स के डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं और आप फिर ये देखना चाहते हैं कि किसने ज़्यादा सेल की है लेट से, तो उसको हम कोई गिफ्ट हैम्पर देंगे या कोई बोनस देंगे ताकि वो कस्टमर हमारा एंगेज रहे। अब अगर 2 कस्टमर्स हों जिन्होंने
सेम सेल की हो, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तो एक टाई ब्रेकिंग रूल ये हो सकता है कि हम उसको प्रेफर करेंगे जो पहले, जिसने शॉपिंग टाइम के एतबार से पहले की, जो पहले आया था। तो कई जगहों पे स्टेबिलिटी यानी हु कम्स फर्स्ट, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट ड्यू टू सर्टेन रीजंस। आपके लिए शायद ये नंबर ही होंगे 2 या 2, लेकिन सोचें कि अगर ये नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा हो एक पूरे रिकॉर्ड को, एक पूरे डेटा को, और इन नंबरों की बेस पे वो पूरा डेटा सॉर्ट हो रहा हो। Although the numbers are same, but the records may not be the same. And then this number 2 and this number 2, which 2 comes first? At the time of tie, if I break the tie by using the one that appears in the input array first, if that is true for every tie, then the algorithm is called stable, and merge sort is stable. Quick sort is not. हाँ, अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, अगर आपके पास पैरेलल कंप्यूटेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, देन आई गेस यू शुड प्रेफर क्विक सॉर्ट। ओके, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। सिलेक्शन में आपने बोला था कि हम रैंडम पिवट को प्रेफर करते हैं कि ताकि कोई वो ऐसी अरे डिज़ाइन ना कर लें जिससे हमारा एल्गो जो है वर्स्ट केस में जा सकता है। सर, मैंने इंटरनेट पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी, तो बहुत सी जगह पर रैंडम पिवट सिलेक्शन प्रेफर किया जा रहा था, और बहुत सी जगह पर ये भी बात लिखी हुई थी कि हम मीडियन जो हमारा इंडेक्स होता है ना, उसको एज अ पिवट सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसकी रीज़न ये बता रहे थे कि जो है हमारी जो इससे ये होता है कि हमारा बेस्ट केस मीट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारी अगर हम मीडियन को एज अ पिवट सेलेक्ट करेंगे तो हमारी अरे जो है वो बैलेंस रहेगी और बेस्ट केस मीट होने के चांसेस हैं। तो क्या ये बात ट्रू है कि मीडियन पिवट अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से स्नैरिंग हो सकता है? यस, ये मैं इस पे एक मिनट बात करता हूँ। ये मैं विंडो ऑन कर लूँगा, ऐसे शो हो रहा है। जी, तो आपका सवाल ये है कि रैंडमाइज्ड क्विक सॉर्ट जो है, यानी पिवट की सिलेक्शन, रैंडम पिवट चूज करना वो बेहतर है या मीडियन को चूज करना बेहतर है? देखें, रैंडम चूज करने के मैं फवायद बताता हूँ और मीडियन चूज करने के भी कुछ फवायद बताता हूँ, और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, द आंसर इज अगेन सिचुएशनल। अगर मैं पिवट रैंडमली चूज करता हूँ, विच मीन्स के एनी ऑफ दीज, मुझे ये तो नहीं पता ना वैल्यू क्या है, मैंने तो एक इंडेक्स जनरेट करना है रैंडमली और मैंने वो पिक करना है। अब इस जगह पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, उस वैल्यू के लिहाज से जब पार्टीशन आएगा तो ये फाइनली ये वैल्यू कहाँ पे जाएगी, और फिर लेफ्ट अरे का साइज कितना होगा, राइट अरे का कितना साइज होगा, आई डू नॉट नो। जब मैं पार्टीशन करूंगा उसके बाद लेफ्ट अरे का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, बैलेंस भी हो सकता है और बड़ा अनबैलेंस भी हो सकता है। लेकिन जब मैं रैंडमली चूज करूंगा पिवट को, तो अब मेरे एडवर्सरी को के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो फॉर श्योर एक ऐसी अरे डिजाइन करे कि जिसमें मेरा एल्गोरिदम जो है वो बहुत बुरा परफॉर्म करने की वो गारंटी दे सके। आप सोचें कि आपका एक कंपेटिटर है जो अपनी सॉर्टिंग की या जो भी आप कोड लेके जाते हैं उसकी लाइब्रेरी को अपनी सेल करना चाहता है मार्केट में, और आप कोड पब्लिक कर देते हैं और आपको कहते हैं कि ये देखें जी, हमारा कोड चला के देखें आप, एंड समहाउ उसको पता चल गया कि आप पिवट जो है ना वो हर दफा तीसरा एलिमेंट पिवट सेलेक्ट करते हैं, दैट्स अ फिक्स्ड चॉइस। तो वो अब एक ऐसी अरे डिजाइन कर सकता है कि तीसरी जगह पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट रख दे, फिर अगली दफा अरे जब टूटेगी उसके बाद जो जिस इंडेक्स पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होना चाहिए, यानी वो एक अरे ऐसी डिजाइन कर सकता है कि आप हर रिकर्सिव कॉल में जब आप पिवट सेलेक्ट करेंगे, दैट विल बी ईदर अ स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, एंड द पार्टीशनिंग विल बी कंप्लीटली अनबैलेंस्ड। वो ये कर सकता है। उसको रोकने का वाहिद तरीका है कि आप रैंडमाइजेशन डाल दें। रैंडमाइजेशन से
आपका एडवर्सरी जो है वो अब ये गारंटी फॉर श्योर वो एक ऐसी रे डिजाइन नहीं कर सकता कि आपका कोड जो है वर्स्ट केस में चला जाए. सो रैंडमाइज्ड पिवट सिलेक्शन इज प्रेफर्ड ओवर फिक्स्ड इंडेक्स सिलेक्शन. ओके, अब दूसरी बात आती है कि अगर हम पिवट को सिलेक्ट करें मीडियन के थ्रू. मीडियन जो है ना ये kth स्मॉलेस्ट ही होता है, ये kth स्मॉलेस्ट होता है जिसमें k की वैल्यू होती है साइज ओवर a बाय 2. तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप पिवट को इस यानी अगर आप साइज ऑफ k जो है वो साइज ऑफ a ओवर 2 कर लें तो अब जो kth स्मॉलेस्ट निकलेगा दैट इज एक्चुअली कॉल्ड मीडियन. लेकिन मसला ये है कि अब आप मीडियन फाइंड आउट तो कर लेंगे और ये बिग ऑफ एन में हो जाएगा. मीडियन फाइंड आउट भी तो करना है ना. मीडियन इंडेक्स नहीं उठाना, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मिडल में आए और उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए kth स्मॉलेस्ट रन करना पड़ेगा जो थीटा एन में रन हो जाएगा, नॉट अ बिग डील. और इसके बाद जब मैं इस पिवट के थ्रू अरे को पार्टीशन करूंगा तो वो बैलेंस पार्टीशन होगी और पूरा एल्गोरिथम n log n में चलेगा इन द वर्स्ट केस. ग्रेट. लेकिन अब जो इसकी ये जो एल्गोरिथम है ये जिस वजह से मिनिमम टाइम लेता है या क्विक कहलाता है वो है इसका बहुत कम एक्स्ट्रा वर्क. यानी पूरे कोड के अंदर एक पार्टीशन की कॉल है और फिर 2 रिकर्सिव कॉल्स हैं. देयर इज नो एक्स्ट्रा वर्क इन द कोड व्हिच मेक्स द हिडन कांस्टेंट जो n log n के अंदर एक कांस्टेंट छुपा हुआ है बिग ऑफ n log n के अंदर, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क makes that hidden constant smaller and your code practically runs faster. अब अगर आप मीडियन के थ्रू पिवट को सर्च करें that is a lot of extra work other than whatever the quicksort do. इसके बाद आपने पार्टीशन भी करनी है और उसके बाद रिकर्सिव कॉल्स भी हैं, but this is a lot of work. अब ये वर्स्ट केस में n log n तो होगा लेकिन अब इसका कांस्टेंट जो है जो n log n बिग ऑफ n log n के अंदर जो कांस्टेंट है दैट इज नो लॉन्गर स्मॉलर और मुमकिन है मर्ज सॉर्ट इससे बेहतर चल रहा हो. आई मीन हु नोज. लेकिन मीडियन के थ्रू आपने क्विक सॉर्ट को डिटरमिनिस्टिक तो कर लिया, n log n वर्स्ट केस की गारंटी तो दे दी, लेकिन अब इसकी जिस वजह से ये क्विक कहलाता था वो अब ये क्विक नहीं रहा. मेक सेंस? जी सर. Okay, any other question? No? Okay, let's continue. Today we are going to study binary. Basically, we are going to study heap data structure. And in heap data structure, we are going to study binary heap. So, आप लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री को पढ़ के आए हैं. ट्री क्या होता है? व्हाट इज ट्री? अगर मैं आपसे पूछूं ट्री. ट्री ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बन रहा हो, कोई लूप्स ना हो. डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लूप्स ना हो क्या मतलब? सर मतलब जैसे ग्राफ होता है ना तो उसमें लूप्स होते हैं. ट्री इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें लूप ना हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो. मतलब हम पेरेंट से ही चाइल्ड पे जा सकते हैं, जो ट्रैवर्स ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है. जिसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ना उसको हम कहते हैं रूटेड ट्री. रूटेड ट्री जिसका कोई एक रूट होता है और फिर रूट से डिसेंड कर रहे होते हैं चिल्ड्रन, फिर उससे डिसेंड कर रहे होते हैं चिल्ड्रन. तो ये ट्री की एक टाइप होती है जिसमें डायरेक्शंस होती हैं, इसको कहते हैं रूटेड ट्री. और नॉर्मली जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्रीज पढ़ाते हैं वो रूटेड ही होते हैं. लेकिन ट्री की डेफिनेशन फर्क है. एक ट्री की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है रूटेड ट्री जिसको हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं. और रूटेड ट्री में फिर एवियल ट्री भी है, रेड ब्लैक ट्री भी है, बी ट्रीज भी हैं, बहुत सारे होते हैं. सो ट्री की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर हम रूटेड ट्री पे आएंगे. ट्री की डेफिनेशन होती है इट्स it's a connected acyclic graph. So दो टर्म्स हैं, connected acyclic, बल्कि 3 टर्म ग्राफ.
सो कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ को ट्री कहते हैं। कनेक्टेड क्या होता है? किसी भी नोड से दूसरे नोड पे जाने का पाथ मौजूद है तो हम कहेंगे कनेक्टेड। यानी अगर कोई ऐसा नोड हो जिस पे पहुंचा ना जा सके किसी भी जगह से, या एक ऐसा नोड हो जिससे किसी जगह पे पहुंचा ना जा सके, तो वो फिर ग्राफ कनेक्टेड नहीं होता। यस? जी सर। और एसाइक्लिक होता है कि उस ग्राफ के अंदर लूप्स ना हो, यानी जो अभी एक स्टूडेंट बात कर रही थी कि लूप्स नहीं होने चाहिए, साइकिल ना हो ग्राफ के अंदर। सो ये ग्राफ ही होता है, लेकिन ग्राफ की एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है कनेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। मिसाल के तौर पे ए बी सी डी ई, if you see this graph, this is a connected acyclic graph, and that is a tree. Okay? जी सर। So it is connected because you can reach from anywhere to anywhere. If you want to go from E to C, you can go. If you want to go from C to A, you can go. I mean, between any pair of nodes, there is a path. That means it is connected. Now there is no cycle. If you start from somewhere, you cannot reach back. Okay? जी सर। Okay. So that's tree. Rooted tree क्या होता है? Rooted tree ये होता है कि हम किसी एक नोड को रूट तस्वुर कर लेते हैं, या किसी एक नोड को डेजिग्नेट कर देते हैं कि दिस इज रूट, और फिर तमाम जो ग्राफ है वो इस तरह से हम उसको ट्रीट करते हैं जैसे रूट से सारे अवे जा रहे हैं, और it's kind of like directed graph, although it is not, but it is treated as a directed graph. So for example, अगर मैं C को रूट अज्यूम करूं तो C से दूर जाते हुए जो रूट्स हैं वो हैं B and D, और इसी तरह से अगर मैं आगे चलूं तो D से दूर जाते हुए जो रूट्स हैं वो है A, और A से दूर जाता हुआ जो रूट है वो है E। अगर मैं C को रूट अज्यूम करूं, अगर मैं D को रूट अज्यूम करूं तो फिर ये ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ट्री सेम ट्री है, लेकिन उसके रूटेड ट्री फर्क है। मेक सेंस? यस सर। तो इस क्लास के अंदर जो हम ट्रीज पढ़ रहे होंगे दे आर रूटेड ट्री। हम रूटेड ट्रीज की बात कर रहे होंगे, और यही वो ट्रीज हैं जो आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़े हैं पहले से भी। लेकिन इसकी जनरल डेफिनेशन जो है उसमें रूट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वगैरह जनरल डेफिनेशन में नहीं है। जो रूटेड ट्री होता है उसमें पेरेंट चाइल्ड होते हैं, रूट जो है वो पेरेंट है। फॉर एग्जांपल डी इज पेरेंट ऑफ ए एंड सी, ए इज पेरेंट ऑफ ई, ई इज चाइल्ड ऑफ ए, A and C, they are siblings. D is ancestor of B. B is descendant of B. There are so many relationships once the tree becomes rooted. Okay? Yes? जी सर। Okay. Next. सो अब चूंकि ट्रीज की बात हो रही है, रूटेड ट्रीज की, बाय डिफॉल्ट हम रूटेड ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो अब अगर मैं ट्री बोलूं दैट मींस रूटेड। अगर मैं साथ रूटेड का वर्ड ना भी लगाऊं दैट इज रूटेड। अच्छा, मुझे तो बताएगा व्हाट इज बाइनरी ट्री? जिसके दो चाइल्ड हो उससे ज्यादा ना हो। जिसके दो ट्री के दो चाइल्ड हो। जी आ रहे हैं। सर नोट के। एक मिनट होल्ड कीजिए मैडम, आ जाए। एक मिनट होल्ड कीजिए, मेरे कुछ गेस्ट आए, सो आई विल बी जस्ट कंटिन्यूइंग आफ्टर।
जी अस्सलाम वालेकुम, आप को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। माजरत, मेरे अचानक कुछ गेस्ट आ गए थे, यानी टीचर्स यूनिवर्सिटी के। तो वो फिर एक सूरत तो ये होती है कि आप उनको कह दें मेरी क्लास होगी बाद में, लेकिन वो असातिज़ा को फिर ऐसा कहना एक दफ़ा मुनासिब नहीं होता। तो एनीवेज, बाइनरी ट्री के बारे में मैं पूछ रहा था, ये ट्री क्या होता है मुझे बताएंगे? सर ये वो ट्री होता है जिसके सिर्फ 2 चाइल्ड होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। ट्री का तो चाइल्ड कोई नहीं होता, ट्री का तो कोई चाइल्ड और नोट सर हर नोट पे सर हर नोट के सर पेरेंट नोट के एट मोस्ट 2 या एग्जैक्टली 2? सर मोस्ट मोस्ट। क्या ये बाइनरी ट्री है? यस सर। जी सर। यस क्या अब ये बाइनरी ट्री है? यस सर। जी सर। अब यस सर यस अब यस यस सर ठीक है। सो बाइनरी ट्री हो गया एक ऐसा ट्री जिसमें हर पेरेंट नोड के एट मैक्स 2 चिल्ड्रन। इसी तरह टर्नरी ट्री जो होता है, या उसको 3 अरे ट्री भी कहते हैं, वो होता है जिसमें हर पेरेंट नोड के, या तो नोड पेरेंट नोड नहीं होगा, अगर वो पेरेंट नोड होगा तो फिर हर पेरेंट नोड के एट मैक्स 3 चिल्ड्रन होंगे। इसी तरह के अरे ट्री होता है, के अरे ट्री। इसी तरह के अरे ट्री होता है, ये एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर पेरेंट नोड के एट मैक्स के चिल्ड्रन। ठीक है जी? यस? जी सर। यस सर। यस सर ओके। फुल बाइनरी ट्री क्या होता है? सर जिसमें लीफ जिसमें नोट के अलावा सब नोट्स ही बोल रहे हैं। दोबारा से बताएं, आवाज नहीं है यार। सर लीफ नोट्स के अलावा सब नोट्स एग्जैक्टली 2 चाइल्ड। क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी, आपका माइक या तो दूर है या कोई समथिंग लाइक दैट। सर लीफ नोट के अलावा हर नोट के एग्जैक्टली 2 चाइल्ड होते हैं। सो अगर कोई पेरेंट नोड है तो उसके एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होंगे, अदरवाइज वो पेरेंट नोड ही नहीं होगा। यस? जी सर। यस सर। ओके। इज दिस फुल? जी यस सर। सर। यस सर इज दिस फुल बाइनरी ट्री? जी सर। इज दिस फुल बाइनरी ट्री? नो। नो सर। कौन सा पेरेंट नोड है जिसके 2 चिल्ड्रन नहीं है? सर सर सबकी है। तो फिर ये फुल है या नहीं? जी सर फुल। It's a full binary tree. It's a full binary tree. Okay? Okay? जी सर। यस सर। Okay. एक होता है complete binary tree. ये क्या होता है? सर इसमें ये होता है कि जो अगर कोई मिसिंग होगी ना, यानी कि लेफ्ट साइड से कंप्लीट होता है, यानी एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। सर कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें या तो सेकंड लास्ट लेवल या फिर लास्ट लेवल के जो नोड्स होते हैं उनके चिल्ड्रन नहीं होते, और इसमें नोड्स जो हैं एज लेफ्ट एज पॉसिबल होते हैं, और जो उससे पिछले नोड्स होते हैं उन सबके 2 चाइल्ड जरूर होने चाहिए। ये जो आप बता रहे हैं ना, इसको कहते हैं हीप ट्री। हीप ट्री जो आप बता रहे हैं इसको कहते हैं हीप ट्री। ये होता है कि सेकंड लास्ट लेवल तक ट्री फुल होता है, सेकंड लास्ट लेवल तक जो ट्री होता है वो फुल होता है, और लास्ट लेवल जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप फिल कर रहे होते हैं, वो हाफ फिल्ड भी हो सकता है, किसी जगह पर रुका भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सेकंड लास्ट लेवल तक देखूं तो ट्री जो है वो सेकंड लास्ट लेवल तक फुल भी होगा
और कंप्लीट भी होगा, अभी मैं कंप्लीट पे आता हूँ, कंप्लीट क्या कहते हैं। लेकिन जो लास्ट लेवल होगा वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फिल हो रहा होगा, वो पूरा फिल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये जिसकी आप बात कर रहे हैं इसको हीप ट्री कहते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी डिबेट है इंटरनेट के ऊपर भी ना, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। ये जिसको हम हीप ट्री अभी कह रहे हैं, इसको बाज जगहों ने, बाज ऑथर्स ने इसी को कंप्लीट बाइनरी ट्री भी कहा है। सो इसमें अगर आप कंप्लीट बाइनरी ट्री का आंसर ये कर देते हैं तो गलत खैर ये भी नहीं है, क्योंकि लिटरेचर में ये जो ट्री जिसको मैं अभी हीप ट्री लिख रहा हूँ, इसको लोगों ने कंप्लीट ट्री भी कहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिसाल के तौर पे जो दो ऑथर्स की अगर मैं बात करूं, एक है नेथ एच रोजन और एक है ये CLRS जो आपकी किताब है, कोरमैन, रेवेस्ट और एल से पता नहीं क्या बनता है, और स्टीव, जो भी ये बनते हैं 4 ऑथर्स। इन दोनों ने, गालिबन और भी होंगे, लेकिन चूंकि डिस्क्रीट मैथ की किताब हम इसकी पढ़ते हैं नॉर्मली, अगर आपने डिस्क्रीट मैथ पढ़ी हो तो यू विल बी नोइंग रोजन, और CLRS एल्गो की किताब जो है, इन दोनों ने कंप्लीट बाइनरी ट्री को कहा है इट्स अ फुल बाइनरी ट्री एंड ऑल द लीव्स आर एट द लास्ट लेवल। सो पहली बात तो ये कि ये फुल होगा। दूसरी बात ये सारे लीव्स जो हैं वो आखिरी लेवल पे होंगे, विच मींस ये एक लीव है ना, ये लास्ट लेवल पे नहीं है, ये भी लीव लास्ट लेवल पे नहीं है, ये भी लीव लास्ट लेवल पे नहीं है, ये भी लास्ट लेवल पे नहीं है। तो लास्ट लेवल पे ये लीव्स नहीं, सारे लीव्स लास्ट लेवल पे होंगे और ट्री फुल होगा। So full binary tree with all the leaves are at the last level. Such a tree is called complete binary tree. Heap tree क्या होगा? It's a complete binary tree till the second last level, but the last level may be half filled or partially filled from left to right. Okay? Okay, sir. Yes, sir. Great. So किसी नोड की हाइट क्या होती है ट्री के अंदर? मिसाल के तौर पे ये एक ट्री है, इसमें ये एक नोड है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस नोड की हाइट क्या है? व्हाट इज हाइट ऑफ दिस? 2। कैसे कैलकुलेट किया आपने? फिर मतलब वो फर्स्ट लेवल को 1 कह दिया और ये सेकंड लेवल पे है तो इसकी हाइट 2 है। नहीं, वो तो लेवल होगा, लेवल ट्री का होता है ना, लेवल नोड का नहीं होता, हाइट नोड की होती है, लेवल्स ट्री में होते हैं। ये सेकंड लेवल पे ये एक नोड है, सेकंड लेवल पे अगर मैं लेवल फर्स्ट से शुरू करूं, फर्स्ट लेवल हमारा रूट नोड हो, सेकंड लेवल पे ये एक नोड है, इस नोड का लेवल 2 है क्योंकि ये सेकंड लेवल पे है, इसकी हाइट 2 नहीं है, इसकी हाइट क्या है? सर 4। 3। 4 कैसे कैलकुलेट किया, 3 कैसे कैलकुलेट किया, मुझे बताएं जरा। सर 1 है। सर लीफ नोड तक नंबर ऑफ कैसे कनेक्शन करते 3 बन रहे हैं। सर लीफ नोड से कैलकुलेट करेंगे तो फिर तो लीफ नोड तो कई हैं, इस लीफ नोड से कैलकुलेट करेंगे तो 1 बनेगा, इससे करेंगे तो 2 बनेगा, इससे करेंगे तो 3 बनेगा, इससे भी करेंगे तो 3 बनेगा। सो क्या फिर 2 है, 1 है, 3 है, क्या है? सर जितनी नोड्स होंगे उतनी हाइट होगी? नहीं, हाइट किसी एक नोड की होती है उस नोड से लेके लॉन्गेस्ट पाथ टू एनी लीफ, यानी उस नोड को आप पकड़ें और उस नोड से कई लीव्स तक आप पहुंच सकते हैं, लेकिन वो लीफ जो सबसे दूर है वहां तक कितने एजेस आपको ट्रेवर्स करने पड़े, उसको उस पाथ की जो लेंथ होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एजेस, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ दैट नोड। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस नोड को देखूं तो लॉन्गेस्ट जो लीव आएगा ना, यहां से ये तो जल्दी आ जाएगा, लॉन्गेस्ट लीव जो आएगा वो या ये है या ये है। तो इन एनी केस जो हाइट इसकी होगी वो टोटल नंबर ऑफ एजेस होंगी टुवर्ड्स द लॉन्गेस्ट
or the farthest leaf. So इसकी हाइट होगी 2, इसकी हाइट जो है वो 0 है, इसकी हाइट भी 0 है, इसकी हाइट भी 0 है, इसकी हाइट भी 0 है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 3 है। मेक सेंस? जी सर। ओके, सो हाइट हो गया, किसी भी नोड की हाइट क्या होती है, उस नोड से किसी भी लीफ तक का लॉन्गेस्ट पाथ और उसके नंबर ऑफ एजेस। टेक्निकली ये लॉन्गेस्ट पाथ सिंपल होता है, सिंपल पाथ वो होता है जिसमें कोई वर्टेक्स रिपीट ना हो। लेकिन चूंकि हमने ऑलरेडी रूटेड ट्री ड्रॉ किया हुआ है और डायरेक्शंस हैं तो एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो वी आर अज्यूमिंग द पाथ इज सिंपल, वी आर नॉट रीट्रैवर्सिंग एनी नोड। अच्छा, एक और चीज, जो रूट की हाइट होती है, height of root, that is also called height of tree. सही? So tree की हाइट क्या होती है? जो रूट नोड की हाइट होती है उसको ट्री की हाइट कहते हैं। सही है जी? ओके सर। अगर ट्री की हाइट थीटा log n हो तो उस ट्री को कहते हैं बैलेंस्ड, where n is the number of nodes in the tree। यानी अगर आपके पास कोई ट्री है और उस पूरे ट्री में n नोड्स हैं, तो उस ट्री की अगर हाइट log n, थीटा log n, यानी log n का कोई कांस्टेंट अगर हो तो उस ट्री को कहते हैं बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। मेक सेंस? यस सर। जी सर। अच्छा, अब यहां पे मैं एक चीज थोड़ी सी डिस्कस करता चलूं। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स में एक एवीएल ट्री पढ़ा था, अगर आपने पढ़ा हो, पढ़ा है? यस सर। यस सर, पढ़ा हुआ है। और आपको याद होगा कि उसको आप बैलेंस तब कहते थे जब लीव्स के दरमियान जो आपस में फासला है वो एक से ज्यादा ना हो, एक लेवल से ज्यादा ना हो। यस? और अगर Yes, sir. यस सर। एक लेवल से ज्यादा होता था तो आप उसको रोटेट करके और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर उसको बैलेंस कर लेते थे। यस? यस सर। ट्री के लीव्स के अंदर एक लेवल के फर्क से ज्यादा फर्क ना हो, ये इंश्योर करता है कि ट्री की हाइट थीटा log n होगी। लेकिन सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है जो थीटा log n को इंश्योर करती है। यानी एवीएल ट्री बैलेंस्ड होता है, लेकिन बैलेंस्ड ट्री के लिए एवीएल की फॉर्म में होना जरूरी नहीं है। यानी ये पॉसिबल है कि दो लीव्स के दरमियान फासला 3 या 4 या 5 या कोई कांस्टेंट नंबर हो, स्टिल वो बैलेंस्ड होता है। हाँ, वो एवीएल नहीं कहलाएगा। एवीएल ट्री इज वन टाइप ऑफ बैलेंस्ड ट्रीज। बैलेंस्डनेस ऐसे डिफाइन नहीं करते, एवीएल में ऐसे करते हैं। इसी तरह रेड ब्लैक ट्रीज होते हैं, उनके अंदर बैलेंस डिफाइन करने का या बैलेंस को इंश्योर करने की एक कंडीशन होती है कि ये प्रॉपर्टी वायलेट नहीं होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी, ये रेड के ऊपर ब्लैक और ब्लैक के ऊपर रेड इस तरह आना चाहिए। वो प्रॉपर्टी इंश्योर करेगी कि हाइट जो है वो थीटा log n रहेगी। लेकिन जिस ट्री में वो प्रॉपर्टी ना हो, कहना कि ये बैलेंस नहीं है, ये गलत है। मेक सेंस? यस सर। So there are so many types of balanced trees like सर एवीएल ट्री में एक कंडीशन होती है कि 1 से ज्यादा ना हो। yes, this is the condition. ओके सर। So there are so many types of balanced trees, balanced binary trees. One of them is AVL tree, another one is red black tree, then another one is B tree, and there are so many. Okay. ओके सर। I don't know what is happening. These slides are, I don't know. सर परफेक्ट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट को परफेक्ट कहते हैं। ओके सर। सही है जी।
Here is a quiz question for you. There is a complete binary tree of height 4. कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसकी हाइट 4 है. हाउ मेनी नोड्स आर देयर? उस ट्री के नोड कितने हैं बताएं जी. 2 की पावर h माइनस 1. टोटल नोड जी सर टोटल. यानी आप कह रही हैं 8. आप तो 8 कह रही हैं. नो सर हाइट 4 है ना, तो 2 की पावर 4 माइनस 1. अच्छा 2 रेज़ टू द 4 ये नंबर जो भी आएगा -1 व्हिच मींस 15. जी सर. Let's यस see. सर. Let's see. आप इसको कह रही हैं? जी सर. इसकी हाइट 3 है 4 नहीं है. अब यहां पे भी एक मसला है. कुछ ऑथर्स जो है ना वो हाइट को 0 से शुरू करते हैं. यानी इसकी हाइट 0 है, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है, इसकी हाइट 3 है. कुछ ऑथर्स इस तरह से करते हैं. कुछ ऑथर जो है ना वो लीफ की हाइट को 1 कंसिडर करते हैं. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. यस सर. अब देखना पड़ेगा कि हमने लीफ की हाइट को 0 कहना है या 1 कहना है. अगर हमने लीफ की हाइट को 0 कहना है तो फिर हाइट 4 के जो ट्रीज हैं वो ये नहीं है, वो फर्क है. ठीक है. अगर हमने हाइट को 1 से शुरू करना है तो फिर हाइट 4 के जो ट्री है वो यही वाला है. सो अगर हम इस तरह से कंसिडर करें कि height is always height always starts from 0. let's say 0 1 2 3. तो ये ट्री है जिसकी हाइट 3 है. यस. और इसके जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इस वक्त हैं वो हैं 2 raised to the power whatever the height is. इस वक्त इसकी हाइट 3 है. So that is basically 3 plus 1 minus 1. Okay? सर ये समझ नहीं है इसकी हाइट 3 कैसे हुई? ये तो 4 नहीं होगी. हाइट देखिए, अगर लीफ की हाइट को 0 कंसीडर करें तो फिर रूट से लीफ तक का डिस्टेंस 3 है ना. यस. सर जी. तो ये टोटल इसकी हाइट 3 हुई ना. 4 हाइट का तो नहीं है. हाँ इसके लेवल जा रहे हैं. लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4. इसके लेवल 4 है. वो जिस चीज को आप कह रही हैं थोड़ी देर पहले वो शायद लेवल है. 2 raised to the power नंबर ऑफ लेवल्स -1. इतने नोड्स हैं. लेकिन हाइट के केस में ये शायद ऐसे है. अगर हाइट 3 है तो जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे वो हाइट +1 -1. मेक सेंस? यस सर. सो अगर मेरे पास ट्री की हाइट 4 हो तो उस पे कितने नोड होंगे? 31. यस. जी सर. और उसकी हाइट होगी 4. 31 होगी तो हाइट होगी 4. 63 होंगे तो हाइट होगी 5. 127 होंगे तो हाइट होगी 6. यस. जी सर. सो आपको नजर आ रहा होगा कि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है
उसकी जो हाइट होती है दैट इज रफली log of the total number of leaves. यानी अगर आप 31 का log लें दैट इज 4 point something, 4.9 और समथिंग, तो अगर आप इसका फ्लोर ले लें you get this height. Is that correct? जी सर। अगर आप हीप ट्री को देखें, जो कि इधर से हीप ट्री को देखें, हीप ट्री में क्या होगा, ये जो लास्ट लेवल है, ये जो लास्ट लेवल है ये हाफ फिल्ड होगा, ये नोड लेट से नहीं है, तो अभी भी जो ट्री की हाइट है उसमें एक या एक से ज्यादा का फर्क टोटल पड़ेगा। ठीक है, ट्री की हाइट यानी ट्री की हाइट उतनी रहेगी जितनी कि अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होता तो उसकी हाइट होती। यस यस सर। सो हाइट तो अभी भी log n रहेगी ना, यानी log n से यानी आप मिसाल के तौर पे अगर ये ऐसे हो और आपके पास टोटल इस वक्त 3 और 4 7 और 8 हो, लेट से 8 हो, 8 नोड, इसका मैं log लूंगा तो हाइट आएगी 3 और इसकी 3 है। अगर ये हो तो अभी भी log of 9 is roughly 3, यानी ये अगर ट्री कंप्लीट हो या हीप ट्री हो तो उसकी हाइट थीटा log n ही रहती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीट बाइनरी ट्री और हीप ट्री दे आर बोथ बैलेंस्ड। यस यस सर। ओके वेट, अब सवाल ये है कि बाइनरी मैक्स हीप किसे कहते हैं? व्हाट इज बाइनरी मैक्स हीप? अगर आपको पता है तो बताएं। सर इसमें ये होता है कि जो पेरेंट नोड होता है उसकी वैल्यू उसके चिल्ड्रन से हमेशा बड़ी होती है। हर पेरेंट नोड की वैल्यू अपने चिल्ड्रन से बड़ी होती है, इसको कहते हैं मैक्स हीप प्रॉपर्टी। और अगर हर नोड में मैक्स हीप प्रॉपर्टी पाई जाए तो वो जो हीप ट्री होता है उसको कहते हैं मैक्स हीप या बाइनरी मैक्स हीप। इसी तरह मिन हीप क्या होती है कि हर पेरेंट जो है वो अपने नोड्स अपने चिल्ड्रन से छोटा हो, इसको कहते हैं मिन हीप प्रॉपर्टी। और अगर हर नोड के अंदर मिन हीप प्रॉपर्टी पाई जाए, हर पेरेंट नोड के अंदर अगर मिन हीप प्रॉपर्टी पाई जाए तो उसको हम कहेंगे बाइनरी मिन हीप। यस यस सर। ओके, अब मुझे बताइएगा कि ये जो अभी ट्री बनने जा रहा है ये मैक्स हीप है या नहीं? Is this max heap? नो सर। यस सर। Why not max heap? सॉरी सर है। Yeah. This is max heap. Actually, every parent node has children that are such that के उसके जो children हैं वो उससे छोटे हैं, हर parent node से अपनी जात से। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि लेफ्ट साइड पे छोटा चिल्ड्रन रखना है या राइट साइड पे बड़ा चिल्ड्रन रखना है एंड सो ऑन, वो बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा फिर। ये फर्क ट्री होता है, बाइनरी सर्च ट्री। एक्चुअली जो एवीएल ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री है, जिसमें लेफ्ट साइड पे छोटा होता है और मिडल जो है वो पेरेंट होता है और राइट साइड पे बड़ा होता है। वो फर्क प्रॉपर्टी उसको कहते हैं यानी बाइनरी सर्च प्रॉपर्टी। ये जो है कि आपके पास पेरेंट जो है दैट इज लार्जर देन द चिल्ड्रन, बट चिल्ड्रन हैज नो ऑर्डर के लेफ्ट पे किसने आना है राइट पे किसने आना है, दे बोथ आर स्मॉलर, दैट्स इट। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैक्स हीप प्रॉपर्टी। सही है? यस सर। यस सर। ओके, सही है, जबरदस्त। सो अब मेरे पास एक अरे है बिलफर्स, ये अरे है 2 4 7
9, 1, 2, 6. Let's say this is an array, and I want to build a max heap of this array. इसी तरह लेफ्ट से राइट पे नंबर है और मैं मैक्स हीप बनाना चाहता हूँ. सो अगर इस वक्त आप देखें तो ये कुछ इस तरह से बन रही है 2, 4, 7, 9, 1, 2 and 6. लेट्स सी एक और ऐड कर लेते हैं. 0, 4, 3. So 0, 4, 3. I want to convert this to a max heap. What should I do? That's the form, but I want to convert this tree to become max heap. Right now this is, यानी अगर मैं array को देखूं, ये root, ये उसका left child, ये right child, ये फिर अगले left child का left, ये left child का right and so on. अगर मैं इस तरह से देखूं तो इस वक्त array इस form में है. इसको कैसे मैं heap पे convert करूं? जी. सर पहले लेफ्ट चाइल्ड चेक करेंगे, अगर वो भरा है तो रिप्लेस कर देंगे. इसी तरह फिर राइट चाइल्ड चेक करेंगे. हर नोड का चेक करेंगे. जी सर. सर पेरेंट का. ओके, हर पेरेंट नोड. अच्छा, इसमें एक और चीज देखें कि बिलफर्स आपके पास एक ट्री है. ये गौर से देखेंगे, ये पूरा ट्री जो है ना, ये वाला, ये मैक्स हीप है. हर नोड फुलफिल कर रहा है सिवाय रूट नोड के. यानी अगर इस नोड को देखें, इस नोड को देखें, इस नोड को देखें, इस नोड को देखें, रूट के अलावा, तो इन सब में ये प्रॉपर्टी मौजूद है कि ये हर नोड जो है वो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है. रूट नोड फुलफिल नहीं कर रहा. ठीक है. तो अगर मैं सिर्फ रूट नोड को फिक्स करना चाहूं तो मुझे क्या करना चाहिए? अभी जो मैं प्रोसेस करने जा रहा हूं उसको कहते हैं हीपीफाई. हीपीफाई ये है कि आप जिस नोड पे हीप प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है उस नोड के दोनों चिल्ड्रन में से देखें, जो बड़ा है उसको टॉप पे लें और उस एलिमेंट को उससे स्वैप कर दें. सो मिसाल के तौर पे 7 यहां पे आ जाएगा और -1 यहां पे आ जाएगा. अब ये जो -1 जहां पे गया है वहां पे हो सकता है मसला क्रिएट करे, तो फिर दोबारा इसको बबल करें. अब -1 को 3 और 5 में से देखें कौन सा बड़ा है, उसको ऊपर ले आए. सो 5 यहां पे चला गया और -1 यहां पे चला गया. सो अब ये हीपीफाई होने के बाद अब ये प्रॉपर हीप बन गई. यानी अगर ट्री के अंदर कोई एक नोड ऐसा हो जो हीप प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा हो तो आप उसको बबल डाउन कर सकते हैं. अज्यूम करें कि नीचे वाली सारी जो है ना वो हीप थी, वो एक नोड है जो हीप को खराब कर रहा था, तो उसको करने के लिए आप हीपीफाई कॉल करें, विच मींस कि उसको बबल डाउन करते जाएं जहां तक वो जाता है, और बबल डाउन करते जाएं इवेंचुअली वो जहां भी जाके रुकेगा, तो उसके बाद वो पूरी जो अरे है वो हीप बन जाएगी. गिवन कि वो एक ही नोड ऐसा था जो हीप नहीं था, उससे नीचे सारे हीप थे, उससे नीचे सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही थी. मेक सेंस? जी सर. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे ये एक नोड है, इसके ऊपर भी कोई ट्री है बहुत बड़ा सारा, और नीचे भी ज़ाहिर है ट्री है, ये फैलता जा रहा है ऐसे करके ना, नीचे भी कोई ट्री है बड़ा सारा. ये एक नोड है. इस नोड के नीचे का जितना भी ट्री है ना, वो उस पे सारे पेरेंट नोड्स जो हैं वो हीप प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं. ये नोड नहीं करता. इसके ऊपर जो भी है आई डोंट केयर, इसके नीचे सारे नोड फुलफिल करते हैं. तो इस नोड को फिक्स करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हीपीफाई करना चाहिए, बबल डाउन करना चाहिए, जिस तरफ ये जा सकता है नीचे जाता जाएगा जब भी, और इवेंचुअली इस नोड पे भी हीप प्रॉपर्टी जो है वो फुलफिल होना शुरू हो जाएगी. इज दैट करेक्ट?
यस सर। जी सर। तो इस नोड को फिक्स करने की कॉस्ट कितनी है, यानी हीपीफाई की कॉस्ट कितनी है इस एक नोड को फिक्स करने की, अज्यूमिंग कि इस नोड से नीचे सारे नोड्स जो हैं दे आर इन देयर वैलिड पोजीशन. What is the cost of fixing this one node? Sir, height divided by 2. Height. सर आपने ट्री की हाइट Yes, sir. नहीं, नो कांस्टेंट हो कांस्टेंट नहीं जी, मुझे नहीं पता कांस्टेंट है या नहीं, आई डोंट नो. हो सकता है रूट नोड ही हो सकता है रूट से एक नीचे वाला हो. सर बट आपने तो ये बोला ना कि जो ये सर्कल में नोड है उससे नीचे जितने भी नोड्स हैं वो सारे हीप की प्रॉपर्टी को यानी कि इंश्योर करते हैं. तो अभी आपने पूरी बताया कि अगर रूट नोड जो होता है वो यानी फुलफिल ना कर रहा हो प्रॉपर्टी को तो हम उसके चाइल्ड्स को देख लेते हैं, जो बड़ा होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं. तो कांस्टेंट ही होनी चाहिए कॉस्ट. लेकिन वो रिप्लेसमेंट के बाद वो जहां पे जाता है, वो वैल्यू जहां पे जाती है, मिसाल के तौर पे जब -1 यहाँ पे आया था तो यहाँ पे उसने मसले शुरू कर दिए थे, फिर उसको फिर बबल डाउन करना पड़ा. तब तक बबल डाउन करते जाएंगे जब तक वो मसले पैदा करना खत्म नहीं करता. Sir, इसकी height of node होगी. लोगन एग्जैक्टली. लोगन नो, हाइट ऑफ नोड, हाइट ऑफ दैट नोड. वो हाइट इस नोड की जितनी भी हाइट है उतनी कॉस्ट होगी एट मैक्स, क्योंकि इस नोड से लॉन्गेस्ट पाथ किसी भी लीफ तक कितना लंबा हो सकता है. वर्स्ट केस में ये बबल करता करता वहां जा सकता है. इस नोड की जितनी हाइट है मैक्सिमम इसकी कॉस्ट कितनी हो सकती है. मेक सेंस? जी सर. अच्छा, अब जरा एल्गोरिथम देखते हैं कि इस पूरी अरे को हीप बनाने का एल्गोरिथम, बजाय रूट से शुरू होने के आप राइट मोस्ट चाइल्ड से शुरू हो, यानी जो लास्ट चाइल्ड है वहां से शुरू हो. ये है, ये ऑलरेडी प्रॉपर फॉर्म में, यानी इसके चिल्ड्रन ही नहीं है तो इसको क्या कहना कि ये गलत है. ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. इसको देखते हैं ये सही है अपनी पोजीशन पे कि नहीं. क्या इसके सारे चिल्ड्रन इससे छोटे हैं? नो सर। सो इस पे हिप्पीफाई करें तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा. तो ये अब यहाँ तक तो हीप इंश्योर होगी. अब यानी बिल्कुल बैकवर्ड आए, जैसे आप इंसर्शन करते हुए लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना, अब टोटल बैकवर्ड आए, बॉटम से चलें और राइट टू लेफ्ट चलते जाएं. अब ये देखें 9 वैल्यू, क्या ये अपनी प्रॉपर पोजीशन में है? यस. जी सर. यस, बिकॉज इसके चिल्ड्रन जो है वो इससे छोटे हैं. अब इसके बाद 7 पे आए, क्या ये अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है? Yes, sir. हमें पता है कि 7 के नीचे हम हीप्स बना के आए हैं. हमने इसीलिए बॉटम से शुरू किया ताकि हम नीचे हीप्स बनाते जाएं, ताकि ऊपर अगर किसी एक नोड को हमने देखना है कि वो प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमें ये गारंटी होगी इसके नीचे सारे नोड्स जो हैं दे आर इन करेक्ट पोजीशन. सो ये है फाइन. ये 4 है या नहीं? नो सर। सो 4 नहीं है. सो 4 की जगह पे 9 आएगा. सो 9 यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ पे आ गया, और उसके बाद बस ठीक है, ये रुक जाएगा. सो लेकिन वर्स्ट केस में ये काफी नीचे बबल हो सकती थी. ओके, ये भी हो गया. अब 2 पे आए. 2 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे है? नो सर। नो सर. नो सर. ये 9 के साथ बबल होगा, 9 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, लेकिन 2 उसके बाद 4 के साथ बबल होगा, 4 इधर आएगा, इधर 2 आ जाएगा. यस. Yes, sir. अभी भी 2 4। जी बेटे, आपकी नहीं समझ आई, मुझे दोबारा से बताएं. सर अभी भी 2 का 3 4 है। अभी भी 2 होगा 4 के साथ. हाँ जी, अभी भी 2 4 के साथ होगा. 4 यहाँ पे आएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा. एग्जैक्टली सही है. जी सर।
सो ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको हम कहेंगे बिल्ड मैक्स हीप, बिल्ड मैक्स हीप, ठीक है। यस सर। अब मैं आपके साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ, अगर वो खुला हुआ हुआ, ये खुला हुआ, ये डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ अर्सा पहले लिखा था, आपके साथ में शेयर करता हूँ इसको। हाइट ऑफ नोड क्या होती है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, बाइनरी हीप ट्री क्या होता है, बाइनरी मैक्स हीप क्या होती है। अब आगे एक थ्योरम है, देयर आर एग्जैक्टली n over 2k plus 1 number of nodes of height k in a complete binary tree। ये हम देख चुके, ये चेक कर लीजिए, n is total number of nodes, हाइट k के कितने होंगे, n over 2 raised to the power k plus 1। सही है, इज दैट करेक्ट? चेक करें। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात हो रही है। मिसाल के तौर पे ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसमें हाइट 0 के कितने नोड हैं, हाइट 0 के कितने नोड हैं, हाइट 0 के नोड हैं 8। यस यस जी सर। सर। जबकि टोटल आपके जो नोड हैं वो हैं 15, सारे के सारे नोड 15 हैं। यस यस सर। सो अगर मैं 15 को यानी तकसीम कर दूं 2 raised to the power 0 plus 1 यानी 15/2 और उसका c ले लूं, that becomes 8। हाइट 1 के कितने, 4, which is equal to 15/2 raised to the power 1 plus 1। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में हाइट k के जो नोड्स होंगे वो एग्जैक्टली इतने होंगे। सही है? यस सर। अच्छा, कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये है एग्जैक्टली। हीप ट्री जो होता है उसमें होता है एटमोस्ट इतने, और ये एटमोस्ट भी सिर्फ आखिरी लेवल पे होता है, यानी आखिरी लेवल पे ये डिफरेंस बनता है, क्योंकि आखिरी लेवल हो सकता है पूरा फील्ड ना हो, तो आखिरी लेवल पे नंबर ऑफ लीव्स हो सकता है कम हो, नंबर ऑफ जो नोड्स हैं वो कम हो, अदरवाइज इतने नहीं होते। मेक सेंस? यस सर। ओके। जी सर। Let's say a particular parent node X has height k in the heap tree. If X violates the max heap property, then how many swaps do you need in the worst case to adjust the max heap property for node X? जितनी इसकी हाइट है ये हमने अभी देख लिया। Yes? जी सर। Okay. Question 2. How many nodes are there at max of height k in a binary tree? Answer is n over 2k plus 1। height k के कितने ट्री होंगे, कितने नोड होंगे at max? n over 2 raised पर k plus 1 अभी हमने देखा है। सील फंक्शन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि असिम्प्टोटिकली मैटर नहीं करता। सही है? सर क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा बता दें। Let's say a particular parent node x has a height k। अगर x जो है वो मैक्स हीप प्रॉपर्टी को वायलेट करे तो इसको फिक्स करने के लिए कितनी स्वैप्स चाहिए, यानी कितनी कॉस्ट लगेगी, जितनी हाइट है उतनी। द आंसर इज के। ओके सर। ओके, अब जिस नोड की जितनी हाइट है उस नोड को फिक्स करने का उतनी कॉस्ट है। यस? यस सर। सो हाइट तो हम देखते हैं, हाइट 0 के तमाम जो नोड्स हैं वो इतने होंगे, हाइट 0 के तमाम नोड्स होंगे n over 2 रेज पर k plus 1 और उन तमाम की हाइट होगी 0। सो इन सब की कॉस्ट 0 होगी, सारे लीव्स को फिक्स करने की कॉस्ट 0 है। हाइट 1 के जितने भी होंगे वो होंगे n over 2 रेज पर 1 plus 1, इतने होंगे हाइट 1 के, और हर एक की हाइट 1 होगी। फिर हाइट 2 वालों को सबको फिक्स करने की, हाइट 2 पे टोटल होते कितने हैं, फिर हर एक की कॉस्ट 2। हाइट 3 के कितने हैं टोटल, n over 2 raised to the power 3 plus 1, हर एक को फिक्स करने की कॉस्ट 3 एंड सो ऑन।
So that's the total running time for build max heap. Make sense? ओके सर। Yes, और sir. इसकी मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, ये किताब में लिखी हुई है। इसकी डेरिवेशन अगर करेंगे तो बिल्ड मैक्स हीप जो है दैट इज big of n। सो अगर आप अरे को हीप में कन्वर्ट करना चाहें तो थीटा n में ये जो एल्गोरिथम है दिस रन्स इन थीटा n। ओके, यस नो? Yes, sir. ओके, अब अगर आपने अरे को हीप में कन्वर्ट कर लिया बाय बिग ऑफ n, तो अब आप इसको हीप को सॉर्ट भी कर सकते हैं। कैसे? टॉप एलिमेंट पकड़ें, उसको लास्ट लीव से स्वैप कर दें। लास्ट लीव से स्वैप करेंगे तो ये लीव का तो आपको पता ही है, इस लीव की जगह पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ट्री को यहाँ से कट कर दें और ये जो वैल्यू है ये एक सॉर्टेड अरे जो नई आपने डिक्लेयर करेंगे या उसी अरे के अंदर सॉर्टेड अरे में एंड पे रख दें। ट्री को कट कर दें, ये 1 यहाँ पे जाएगा और रूट पे ये प्रॉपर्टी वायलेट करेगा, तो 1 को हिपीफाई करेंगे, हिपीफाई होता होता कहीं ना कहीं आ जाएगा। यस यस। Yes, sir. तो एक एलिमेंट के लिए आपको कॉस्ट लग गई log n। log n क्यों? क्योंकि ये आपने रूट पे रखा था और रूट पे प्रॉपर्टी वायलेट हुई। रूट की जो हाइट है वो log n है क्योंकि बैलेंस ट्री है, सो रूट को फिक्स करने की कॉस्ट आ गई log n। लेकिन एक एलिमेंट आपका प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया। अब इससे अगला एलिमेंट पकड़ें, ये वाला, इसको जो भी अब रूट है, जो भी नया रूट आएगा जो इस वक्त 7 होगा उसके साथ स्वैप करें, ट्री को कट करें, 7 को इधर रखें, जो रूट पे नोड गया है उस पे हिपीफाई कॉल कर दें, सो दूसरे एलिमेंट के लिए भी log n कॉस्ट आ गई। इसी तरह 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनको रूट के साथ स्वैप करते करते आप हिपीफाई करते जाएं तो अरे जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी और टोटल इसका रनिंग टाइम होगा n टाइम्स log n। मेक सेंस? Yes, sir. और अगर आप स्टार्ट से शुरू हो और अगर आप स्टार्ट से शुरू हो तो हीप बनाने की जो कॉस्ट है वो थीटा n है और फिर हीप बनाने के बाद जो सॉर्टिंग की कॉस्ट है वो n log n है। सो टोटल हीप सॉर्ट की कॉस्ट होगी n log n। और इसको इन प्लेस इंप्लीमेंट किया जा सकता है, यानी जिस अरे में आपके पास वैल्यूज आई हैं उसी अरे के अंदर इसको मैनेज किया जा सकता है। अरे की सॉर्टिंग को नई अरे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये क्विक सॉर्ट की तरह जो हीप सॉर्ट है ये भी बैलेंस ये भी स्टेबल नहीं होता, यानी इनपुट अरे में कौन सी वैल्यू पहले आई है, आउटपुट अरे में अगर टाई आ जाए तो आउटपुट अरे में कौन सी वैल्यू पहले आएगी, देयर इज नो स्टेबिलिटी इन हीप सॉर्ट। ओके, Yes, sir. ओके सर। so that's it for today. Thank you very much. इंशाल्लाह अगर कभी मौका मिला तो फिर अगर फेस टू फेस कभी भी पढ़ाने का मौका मिला तो आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। पता नहीं आपका कौन सा सेमेस्टर आप जा रहे हैं, फेस टू फेस मौका मिलेगा कभी या नहीं, आई डोंट नो, बट दैट्स इट। सर ये दोनों